Assalamu alaikum grade 9. Faiza Nadeem here with your English lessons. How are you? I hope you are all fine. I hope you are all healthy. I hope you are all safe. And I hope that you are all studying. By this age, by this point, I hope that you have become disciplined enough to make your own schedule and to follow it religiously. What we are going to do today? Today we are going to do the grammar topics of Review 3. So let's start the grammar topics of Review 3. जी ग्रेड 9 ग्रामर टॉपिक्स, आपके ये जो बोर्ड पे आ रहा है ना सारा कुछ, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आने, उनके साथ एक बबल शीट होगी. ठीक है, आपने बबल शीट को पहले से कलर नहीं करना. ठीक है, बबल शीट को इस तरह से होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ए बी सी डी ऑप्शंस होती हैं और आपने उसमें से जो करेक्ट वाली होती है उसको कलर करना होता है. ठीक है, वो ऐसा होता है, आपने उसको कलर करना होता है. ठीक है, आपने पहले से कलर नहीं करना क्योंकि वो बबल शीट जो होती है वो स्कैन होती है. एक चीज आपको गलत हो गई और आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि इसका आंसर ए नहीं है, इसका बी है, और आपने फटाफट बी को कलर कर दिया. तो जब बबल शीट स्कैन होने जाएगी ना बेटा, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी क्वेश्चन को. इवन इफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, योर आंसर विल बी डिस्क्वालीफाइड. तो पहले आपने ऑब्जेक्टिव अपने पेपर पे सॉल्व करना है, उसके बाद आपने बबल शीट कलर करनी है. अब टाइम, तो बेटा टाइम को स्टॉप वॉच लगा के प्लान करो. ठीक है, अपने आप को इस तरह से डिसिप्लिन करो, इस तरह से सिस्टमाइज करो कि आप टाइम के अंदर ये काम कर लो. इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है. ठीक है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रहनुमाई दे सकते हैं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज इन योर हैंड्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड. आपने इसको इसके इनडायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट. ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एनालाइज करें. द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड. अब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फुल स्टॉप है. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होता तो टीचर वाज बेसिकली स्कोल्डिंग यू और शी वाज बेसिकली इन्फोर्सिंग यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब वो हम्बल सटल साइलेंट वे में आपको कह रही है. तो अब सबसे पहले तो इसकी ये ऑप्शन देखते हैं, द टीचर सेड टू अस टू वर्क हार्ड. आपने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया. ठीक है, करेक्ट है, बट लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस एज वेल. द टीचर टोल्ड अस टू वर्क हार्ड. अब ये इससे तो बेहतर है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, इसको हमने क्रॉस कर दिया. ये हमें पसंद नहीं आ रहा क्योंकि हमें लग रहा है जो सेकंड ऑप्शन पढ़ी हमने वो बेहतर है. अब द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड. ये क्या है, ये इम्पेरेटिव है, इसमें एडवाइस है. जब भी यहाँ पर दैट नहीं लगा हुआ, टोल्ड से हमें एडवाइस ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगी, तो हमने एडवाइस को कंसिडर कर दिया, टोल्ड को कट ऑफ कर दिया कि नहीं यार, एडवाइस इज अ बेटर वर्ड, तो दिस कैन बी द राइट आंसर. अब हमने लिखा द टीचर आस्क्ड अस टू वर्क हार्ड. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी इनकरेक्ट है. क्वेश्चन मार्क नहीं है, आस्क नहीं हो सकता. तो हमने एनालाइज करके करेक्ट आंसर निकाल लिया. द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड. और हमने क्या करना है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे सी को टिक कर लेना है और बाद में बबल शीट रख के क्वेश्चन टैली करके उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में उसके सर्कल को कलर कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a phrase? What is a phrase? A phrase is a set of words without a subject or a verb. ठीक है, एक सेट ऑफ वर्ब जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग होता है वो फ्रेज होता है. ठीक है, इट इज ऑफ नो यूज. इसका कोई फायदा नहीं. ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया ना, क्लॉज हो गया. ही इज वेल इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, इज
an unwise manner. Unwise manner है क्या? ये इनकम्प्लीट सा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, इसको हम सोच लेते हैं। ये तो हमने काट दिया ना, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कोई फायदा ही नहीं उसका, ठीक है। ही इज वेल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कोई फायदा नहीं, ये हम कंसिडर करते हैं। ये क्या है? ओवर हर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, विच इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, हम अपने बेसिक स्किल्स को यूज कर रहे हैं, हम अपनी बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड्स द अनगैदर्ड राइस ही ले। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अब ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लाइंग। अब वो कहाँ लाई कर रहा है? बिसाइड्स द अनगैदर्ड राइस, अनगैदर्ड यानी जो गैदर नहीं किए हुए, स्कैटर हुए में, उनके साथ साइड में वो लेटा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट को तो नहीं डिस्क्राइब कर रहा ना, ये तो इसके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है, ये नाउन फ्रेज भी नहीं है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि वो कहाँ लेटा हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है कि वो सब्जेक्ट जो है वो कहाँ लेटा हुआ है, प्लेसमेंट उसकी, पर पोजिशन, पर preposition. तो दिस इज गोइंग टू बी अ prepositional phrase, ठीक है। वो ये नहीं बता रहा उसकी क्वालिटी सब्जेक्ट की, ना ही वो उसके वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, वो सिंपल ये बता रहा है कि वो शख्स कहाँ लेटा हुआ था। तो दिस इज अ prepositional phrase। तीनों सेंटेंसेस, तीनों ऑब्जेक्टिव्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट। जी, फोर्थ स्टेटमेंट, ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम, ठीक है, ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम। अब इसकी ऑप्शंस क्या है? इसकी ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या prepositional फ्रेज। अब यहाँ लाइफ उसने गुजारी, ये वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और लाइफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इधर, ठीक है। लाइफ इज द ऑब्जेक्ट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसने किस तरह की जिंदगी गुजारी? उसने जिंदगी गुजारी जहां पर उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आया, उसको किसी चीज का कसूरवार नहीं ठहराया गया, डिवॉइड ऑफ ब्लेम, ठीक है। तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर दिया, लीडिंग को तो नहीं वो कर रहा डिस्क्राइब, ना ही इसको बता रहा है कि लाइफ क्या होती है, नाउन फ्रेज भी नहीं है, ना ही वो preposition बता रहा है उसकी या लाइफ की, वो बता रहा है कैसी जिंदगी, लाइफ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दिस इज द एडजेक्टिव फ्रेज। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर। अब ये कौन सा प्रोनाउन है? सबसे आसान मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दी थी, विच जो है इसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। कितनी दफा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेटिव प्रोनाउन कहे हैं कि जो एंटीसीडेंट होते हैं, जो इमीडिएटली आफ्टर उस नाउन के आते हैं जिस नाउन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट नहीं है, ना ही ये पजेसिव है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, जो खुद के ऊपर ऑब्जेक्ट हो और खुद ही सब्जेक्ट हो, वो रिफ्लेक्सिव होता है। जबकि ये हमने फौरन देखा है कि ये वो प्रोनाउन है जो इमीडिएटली अपने नाउन के बाद आ रहा है। मोमेंट इज द नाउन जिसके ऊपर विच रिप्लेस कर रहा है उस नाउन को।
तो moment is the noun and this is the pronoun, and since it's coming immediately after its noun, it's a relative pronoun. Next question आपका, why don't you go along your brother? If you remember, हमने बहुत सारे verb phrases भी किए थे, prepositional phrases भी किए थे, ठीक है. ये वही उसके साथ का एक phrase है. along के साथ हमेशा जब कोई जा रहा होता है तो with आता है. along to your brother is no phrase, neither is along by and nor is along for. along with का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा जब आप किसी के साथ जा रहे हो, ठीक है. The government has levied more taxes dash full stop. The salary structure has not been improved. गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हो रहा. इनफैक्ट नहीं आएगा. इनफैक्ट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव इस सेंटेंस में बैलेंस नहीं हो रहा. बट हमें थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है, लेकिन ये फुल स्टॉप के साथ है. ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस है. अगर हम बट इधर लगाएंगे तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन ये दो क्लॉजेस हैं डिफरेंट, तो बट भी नहीं आएगा. हेंस नहीं होगा क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट नहीं है, ठीक है. ये कॉज के टैक्सेस इम्पोज हो गए हैं और उसका इफेक्ट के सैलरी स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं है हुआ. ये कॉज और इफेक्ट नहीं है, हेंस नहीं आएगा. यहाँ पे आपका ट्रांजिशनल डिवाइस आएगी वेयर एज, ठीक है. यहाँ पे ये ट्रांजिशनल डिवाइस आएगी वेयर एज, जो ये बता रही है कि हालांकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है. यहाँ पर आएगा वेयर एज. नेक्स्ट ऑप्शन 8, दैट वाज द रीजन व्हाई ही केम लेट. ये वो रीजन था कि जिसकी वजह से वो लेट आया. अब व्हाई ही केम लेट कौन सा क्लॉज है आपका? एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या नन ऑफ दीज, ठीक है. अब ये बता रहे हैं रीजन को, ठीक है. रीजन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओवर हियर. दैट वाज द रीजन, ये वो वजह थी, ठीक है. वजह, रीजन आपका यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. व्हाई ही केम लेट, ये एडजेक्टिव बता रहा है इस रीजन को. ये वजह थी और ये वजह है कि वो लेट आया है, ठीक है. ये डिस्क्राइब कर रहा है इस रीजन को, सो दैट इज व्हाई इट्स एन एडजेक्टिवल क्लॉज, ठीक है. He came after the night had fallen. इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा एडवर्ब है. came को ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो came यानी वो आया. कौन सा एडवर्ब? कंडीशन, प्लेस, टाइम या रीजन? ऑब्वियसली नाइट टाइम, तो कौन सा एडवर्ब हो गया? Time. This is an adverb of time. That he came after the night had fallen. Adverb of time. Next is again you have to find an adverb. They can stay where they are. वो वहाँ रह सकते हैं जहाँ पर वो मौजूद है. तो ये कंडीशन हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया कि रीजन हो गया? डेफिनेटली प्लेस. जहां वो मौजूद हैं वो वहां रह सकते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है. ये हो गए हमारे 10 sentences. 2 more sentences are left for this exercise. Let's quickly complete those. Again you have to find an adverb. I am glad that you like it. मैं खुश हूं क्योंकि तुमको अच्छा लगा. क्योंकि कौन सा एडवर्ब? सिंपल रीजन. सिंपल रीजन. ये कंडीशन तो नहीं है ना ही ये टाइम है, ना ही ये प्लेस है, ना ही ये कंडीशन है.
ये सिंपल रीजन है. इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट. ये कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे दो कंडीशन लगी हुई है. इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई शुड नॉट, मैं ऐसा नहीं करता. दो कंडीशंस इस सेंटेंस में है. ठीक है, तो दिस इज कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस. इसको हम रूल आउट कर देते हैं क्योंकि ये इफ है, कंडीशन लगी हुई है. ठीक है, और ये इफ पहले आ रहा है और यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी है, तो इट इज 2 कंडीशनल. कंडीशनल्स का लेक्चर जाके दोबारा रिवाइज करना अगर अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो. जितना मैंने बता दिया है उतना ज़हन नशीन करो, बाकी जाके लेक्चर सुनो. ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करके लिखूंगी. अब आपके राइटिंग स्किल्स हैं. राइटिंग स्किल्स के जो 2 फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके, एक तो आपने पैराग्राफ लिखना है किसी भी सोशल इशू पे. तो लेट्स राइट ऑन द current social issue which has basically ruined the entire country, ruined our lives, and has put us into so much trouble. That basic social issue of our life is corruption. First you will define corruption. Corruption क्या होती है? ठीक है, first you will define corruption. Corruption is finding gratification through illegal means. किसी भी नाजायज तरीके से अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम फाइंड आउट करना इज करप्शन. ठीक है, क्या क्या करप्शन हमारी दुनिया में हो रही है? यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. यू विल जस्ट describe that it has become a menace which has taken over the entire country. Corruption has become a huge monster because one way or another we are all a part of corruption. We are all corrupt. We are doing corruption with knowingly or unknowingly. We are committing corruption knowingly or unknowingly, since it has been so deep rooted in our culture that, or in our life, that we are unaware of the fact that we have become victim of this corruption. There are 2 ways to solve this issue. One is to punish the corrupts publicly, and the other is to reward the ones who are not committing corruptions. By this twinning we expect to get great results. You are writing just a paragraph. आपके साथ साथ मैंने आपको हेल्पिंग वर्ड्स, वोकैबुलरी सब कुछ दे दिया. पैराग्राफ मैंने आपको साथ साथ रीड कर दिया ताकि यू नो व्हाट टू राइट अबाउट. पैराग्राफ राइटिंग, रिमेंबर, आपका सबसे पहले जो होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया. फिर एक छोटी सी क्रिएटिव राइटिंग है पैराग्राफ राइटिंग में. उसमें आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज करप्शन, how it has intertwined or how it has intervened in our culture, in our system, how it has basically
covered up the entire system in such a way that we have not been able enough to identify that we are actually committing corruption, right? पूरा इस तरह से आप लिख के ये मेनेस बन चुकी है, ये संभालनी मुश्किल हो गई है, और अगर हमने करप्शन को ख़त्म करनी है तो हमने कम से कम 2 डायर स्टेप्स लेने। एक तो जो करप्ट है उसको हमने पनिश करना है सीरियसली, और दूसरा वो कि जो आपका करप्ट नहीं है, जो आपका ऑनेस्ट और ईमानदार वर्कर है, उसको आपने रिवॉर्ड करना है। रिमेंबर दिस दैट इट इज़ ईजी to build a clean environment than to clean a corrupt environment. ठीक है? Remember this, it is easy to build a clean environment than to clear the corrupt environment. ठीक है? ये आप सेंटेंस लिख के अपना क्रिएटिव राइटिंग खत्म कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने चूज किया है, आपको आइडिया दे दिया है। इस पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, इसको लिखना ज़रूर। हो सकता है करप्शन बिकम बीइंग द मेजर इशू करंटली आपके एग्जामिनेशन पेपर में आ जाए। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बट नॉट फॉर रिव्यू एक्सरसाइजेस, एक्सपोजिटरी राइटिंग। जी, expository composition. What is an expository composition? An expository composition is such when you have basically given a description. आपने descriptive writing की है, बहुत ज़्यादा की है, आपको पता है ये क्या होती है, जिसमें आप reviews दे रहे होते हैं, जिसमें आप descriptions दे रहे होते हैं, जिसमें आप informations दे रहे होते हैं. All those type of writings are called expository writings. टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है, आई नो, बट बेटा वी हैव टू रीड बियॉन्ड द बुक्स। ठीक है, हमें बुक्स से बाहर की दुनिया भी देखनी है, जो टेक्स्ट बुक है उससे बाहर की दुनिया भी देखनी है। वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद लाहौर ओनली और विद द क्लास ओनली, वी आर इन कॉम्पिटिशन ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड वी हैव बिकम a member of that global village. अब आपने जो एक्सपोजिटरी राइटिंग मैंने चूज की है, सबसे आसान वाली, केजी वाली, माय फेवरेट बुक। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे व्हाट आर बुक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। ठीक है, इसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग लिखेंगे, सारा कुछ जो रीडिंग ब्रिंग्स बैक इन लाइफ, जो रीडिंग ब्रिंग्स जॉयज इन लाइफ एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब इसमें आप ये फ्रांसिस बेकन का एक कोटेशन भी लिख सकते हैं, विच इज ऑन द बोर्ड। ठीक है, सर फ्रांसिस बेकन इज अ वेरी फेमस राइटर। ठीक है, एंड ही हैज बेसिकली रिटन अ लॉट ऑफ classics. ठीक है, his essays are considered as classics. His expository writing is considered to be the classic in the literature. ठीक है, and he has written this quotation that some books are to be tasted, others to be swallowed, and a few to be chewed and digested. ठीक है, ये आपका जो quotation है वो आपके introductory paragraph पे आ जाता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लिखेंगे about your favorite book, whatever book you choose to write about. ठीक है, if I have to write, I will write about Harry Potter. It's my favorite book. It's written by J.K. Rowling. It has 7 sequels. It has a lot of characters, and this book is all about friendship and love. How Voldemort was devoid of love from his family and how his entire personality has been framed because of the lack of love which he had in his childhood. Likewise for Harry Potter, he was again just like Voldemort, loveless in his early life. He was raised by his aunt and uncle who did not love him at all and who had made him live under the stairs. It was a small room in which he lived under the stairs
for the first 11 years of his life. And then with the friendship that he had found in Hogwarts, he was able to basically defeat the most powerful wizard of all, whose name was not to be mentioned. ठीक है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बुक लिखूंगी और इसके एंड में हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि कंक्लूजन लिखेंगे that the books bring greater joys than anything else in the world. ठीक है, इसको इस तरह से लिख के हम कंक्लूड कर देंगे। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इंट्रोडक्शन, कोटेशन, बॉडी, कंक्लूजन, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्विक रिकैप करें आज के लेसन का। आज हमने की ग्रामर पार्ट, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का, जो यूनिट नंबर 9 से यूनिट नंबर 12 तक को कवर कर रहा था। उसके अलावा हमने की 2 राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्पल्स थे और आपको अपने टॉपिक खुद चूज करने थे। हमने की एक्सपोजिटरी राइटिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, और हमने मुश्किल चीज़ को आसान बना लिया। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्केड्यूल बनाइएगा और हर चीज़ को साथ के साथ रिवाइज कीजिएगा। जब तक कि मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेक्चर में, आई एक्सपेक्ट यू दैट यू विल बी स्टडीइंग। ठीक है, फायजा नदीम को अल्लाह हाफिज।